हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक वनरक्षक, सीईटी लेवल 1, लेवल 2, रीट लेवल 1, आपका जो मेंस है, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे ही आगे आने वाले एग्जाम्स में वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हो जाती है। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उनके सबके हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि अगर आसपास से भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं? और क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और उसके साथ साथ में अच्छा लगता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा और हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। इससे पहले छोटा सा एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट जो आप में थोड़ी एनर्जी भर देगा, ताकि आप ये क्लास पूरी देख पाएं और मतलब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पूरी क्लास देख पाओगे ना तभी बेनिफिशियल है, अदरवाइज तो ऐसे ही टाइम खराब करोगे। देखिएगा, पंक्चुअलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट्स बेसिकली अबाउट रिस्पेक्टिंग योर ऑन कमिटमेंट्स। क्या कहता है कि आप पंक्चुअल है ना अपने टाइम को लेकर, कि हर काम आप पंक्चुअल या समय पे कर रहे हैं, तो ये जस्ट बेसिकली ना आप अपने आपके जो भी कमिटमेंट हैं आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कमिटमेंट हमने जैसे कमिट किया कि हमें जॉब पानी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जल्दी भी उठना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी, हर चीज़ टाइम पे करना होगा। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को लेकर पंक्चुअल हैं, इसका मतलब आप अपने कमिटमेंट के लिए ना रिस्पेक्टफुल हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इसी तरीके से रहें तो आपको आपका गोल जल्दी ही अचीव हो जाएगा। और ऐसा सबको करना भी है। अगर आप इस तरीके से पूरा डेडिकेटेड हैं तो डेफिनेटली आपका जो भी लक्ष्य है आप उसे हासिल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी एक अच्छे से कोट के साथ हमारी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे कल हमने इसको छोड़ा था। कपड़े धोने की प्रक्रिया के दौरान निर्मित मिशेल पर आवेश होगा। मिशेल या मिसेल जो है ये एक वो प्रोसीजर है जिसमें कपड़े पर जो लगी गंदगी है वो हटती है, उसे हम मिशेल प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर साबुन जो है हम कैसे बनाते हैं, हम लेते हैं वसीय अम्ल, कोई भी फैटी एसिड लिया, जब हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, या तो हम कास्टिक सोडा कास्टिक पोटाश के साथ करवाएंगे या फिर कास्टिक सोडा के साथ करवाते हैं, तो हमें साबुन प्राप्त होता है। मान लीजिएगा कि ये हमारे पास क्या है, साबुन है, और इसमें हमारे पास ये है सोडियम पामीटेट, ये जैसे एक साबुन ही है। जब हमारे पास गंदगी होती है, जब आप उसको रगड़ते हैं तो जैसे ही ये रगड़ा जाएगा पानी के अंदर घुलेगा तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COO- और Na+। तो जब आप गंदगी पर रगड़ते हैं तो गंदगी पर, मान लीजिएगा ये कुछ गंदगी है, केचप के दाग है, तो जैसे आप इस पर रगड़ोगे ना तो ये हिस्सा जो है इसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा और Na वाला जो हिस्सा है वो पानी में घुल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कौन सा हिस्सा चिपक रहा है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मिशेल पर आवेश कैसा होगा, मिशेल पर आवेश होगा ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? ये साबुन अपमार्जक वाला हमारा टॉपिक नहीं हुआ है, बट हम लोग जल्द ही कर लेंगे। नेक्स्ट, पादप में सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही युग्म बता दीजिए। बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, बोरोन, जिंक या पोटेशियम और कैल्शियम। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं वृहत मात्रा में, यानी कि मैक्रो अमाउंट में, और हमने देखा था माइक्रो अमाउंट में कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब हमने यहाँ पर मैक्रो की बात करी थी, यानी कि वृहत मात्रा की जब बात करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर? ये हमें चाहिए होते हैं प्लांट को 2.2 से 4% तक। अगर मैं माइक्रो की बात करूं, यानी कि सूक्ष्म की बात करूं, सूक्ष्म में कौन कौन से थे, तो सूक्ष्म में है जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, निकेल है, उसके अलावा क्लोरीन है और बोरोन है, ये चाहिए। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा, और ये कितना चाहिए होता है, 0.2% से भी कम, इतना ही चाहिए होता है, इतना ही चाहिए होता है हमारे प्लांट्स को। अब क्या कहता है कि माइक्रो के कौन कौन से पेयर जो है वो सही है। नाइट्रोजन मैक्रो में है, गलत। जिंक तो है, फॉस्फोरस नहीं है, मैक्रो का है, गलत। पोटेशियम और ये माइक्रो के हैं, गलत, यानी कि वृहत के हैं। तो राइट आंसर आपका होगा बोरोन और जिंक। आई होप समझ पा रहे हैं आप इनको।
नेक्स्ट, खुद को थोड़ा सा खुद से आंसर करने की कोशिश करें और लास्ट में मुझे बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। अपना फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आपको क्लास कैसी लगी और आप क्लासेस को पूरा लगा रहे हैं और कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा इनमें से ऐसा है जो कांस्टेंट रहेगा। देखिएगा, मान लीजिएगा ये कोई वृत्ताकार पथ है जिस पर हम चलना चाह रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो चलता है और जिसकी चाल है जिसका रफ्तार है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट पहले इधर जाएगा, ठीक है, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे जैसे जैसे जा रहा है इसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसकी दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही है तो वेग बदलेगा, त्वरण बदलेगा, संवेग बदल जाएगा, क्योंकि इनके अंदर दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। परंतु चाल की बात करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है तो ये हमेशा समान ही रहेगी, क्योंकि चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसके अंदर दिशा नहीं है। तो ये कैसा है, ये आपका समान ही रहेगा, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कॉपर को आर्द्र वायु में रखने पर हरे रंग की परत प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये परत होती है कॉपर कार्बोनेट की। किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की होती है। जब आप वायु में रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और जिसके बाद कॉपर के ऊपर हरे रंग आ जाता है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है। तो वो किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की होती है और कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोबाल्ट। तो खनिज वाले जो टॉपिक है ना, मिनरल वाला कौन सा और किसमें कौन सी मेटल पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क होता है, इससे आप थोरियम को प्राप्त करते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए ये केरल में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसका एक बहुत अच्छा सोर्स बता दीजिए कि आपको लिनोलेनिक एसिड जो है वो किस में मिलेगा, मूंग, मोट, अलसी, जई। ये आपका आरएस का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका रहेगा अलसी। अलसी बहुत ही अच्छा आपका सोर्स है, इसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, लिनोलेनिक एसिड मिलेगा जो आपकी बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी को दूर करेगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। देखो, जब भी हम किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो दो चीजों से मिलकर बनता है। अब दो चीजें कौन सी हैं, एक तो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा है आपका नॉन लिविंग, यानी कि एक तो जैवीय या बायोटिक और एक आपका अबायोटिक, जीवीय और अजीवीय। जीवे में क्या होगा, यानी कि जिसके अंदर लाइफ है, जो जिंदा है, सजीव है। सजीव की हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर सजीव या हम जिसकी हम बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक में जैसे कि मानव है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, आपके जो फंगस वगैरह है, ये आपका सारा सजीव की कैटेगरी में आएगा। और अगर हम निर्जीव की बात करते हैं जैसे कि वायु है, जैसे कि प्रकाश है, मिट्टी है, हवा है, ये सारे आपके अबायोटिक हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर कौन सा जीवीय संगठक नहीं है, वनस्पति है, जीवाणु है, जानवर है। परंतु वायु की बात करेंगे, ये आपका ए बायोटिक है, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका ए बायोटिक है, यानी कि अजीवीय घटक है, इसके अंदर कोई सांस नहीं है, ये जिंदा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जिप्सम और पीओपी के एक अणु के क्रिस्टलन में जल के कितने अणुओं का अंतर होता है। तो अगर हमें पता है जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और जब आप इसमें से क्या करोगे, पानी बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपका पीओपी मिल जाएगा। तो पीओपी जब मिलता है तो वो ध्यान रखिएगा हाफ H2O होता है और 1.5 H2O जो पानी का है वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो है आपका पीओपी, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी का आधा अणु है और ये आपके पास क्या है,
जिप्सम है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 पानी थे, पानी के मॉलिक्यूल, और वहाँ पर आधा ही है, तो कितने का फर्क हुआ? पहले 2 थे, अब आधा है, कितना हुआ? 1.5। कितना रहेगा? 1.5 का फर्क है। और यही तो पूछ रहा है ना, कितने अणुओं का अंतर होता है, कितने पानी के, जल के अणुओं का अंतर होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 3/2 कितना होता है? 1.5 ही तो होता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ए नंबर ऑप्शन। आसान है ना? चलो, जिसको आसान लगे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आसान है। और अगर हम जब तक कोई चीज़ पढ़ते नहीं है ना, वो चीज़ हमारे लिए तभी तक मुश्किल है। जब हमने पढ़ना शुरू कर दिया ना, उसको टाइम देना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जब भी हम किसी चीज़ को, एक इकाई को जब हमें गर्म करना होता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो हमें एक इकाई द्रव्यमान की वस्तु को जब हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना होता है, उसको गर्म करना होता है, तो जो आप हीट देते हैं उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या पूछा गया है? तो ये आपसे पूछा गया है कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा। तो ध्यान रखिएगा, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको बर्फ को गर्म करना है तो आपको इतनी ऊष्मा देनी होगी। क्लियर? ये तो है बर्फ की, यानी कि आइस की, ये है पानी की, और ये है भाप की। तो ये तीनों ही बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने तो सिर्फ बर्फ का पूछा है, अगर आपसे पानी का पूछ ले, भाप का पूछ ले, तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखो, चावल पकाने में अधिक समय कहाँ पे लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई में, शिमला या माउंट एवरेस्ट पे? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि चावल, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी चीज़ को पकाना है, यानी कि हमें उसको उबालना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। बॉईल करने का मतलब होता है कि उसका क्वथनांक की हम बात, क्वथनांक, हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं? हम उसके क्वथनांक की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल समानुपाती किसके होता है? बॉइलिंग पॉइंट के होता है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम होता है। अगर दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। अभी 1-2 दिनों से ना हम लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन कर ही रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जैसे कि हम लोग अभी कहीं गए थे घूमने के लिए, तो आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाओगे, पहाड़ी इलाकों में, आपका क्रेविंग होती है ना कि मैगी खानी है, तो जनरली वहाँ पर क्या होता है कि ना, मैगी बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब आप पहाड़ी इलाकों में हाइट बहुत ज़्यादा है, प्रेशर कम हो जाएगा। नॉर्मल पानी जो उबलता है हमारे यहाँ पर इन इलाकों में कितने डिग्री पर उबलता है? तो उसे उबलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जिस पे पानी उबलेगा। और अगर पहाड़ी इलाका आ जाएगा, वहाँ पे दाब कम हो गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मान लो कि पानी 70-80 पे या 60-70 पे उबलने लग गया, तो उसको हीट कम मिली ना, आपको तो लगा कि उबाल आ गया है और चीज़ बन गई होगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसको हीट कम मिली, वो जल्दी ही उबलने लग गया, तो वो चीज़ कच्ची रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं? प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा कुकर के अंदर, तो आपका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। और कई बार नमक की ज़्यादा मात्रा डाली जाती है, नमक डालने से भी क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें करके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि खाना जो है वो अच्छे से पके। अब देखो, समुद्र तट पे तो नॉर्मल जितना है 100 डिग्री पे ही पानी उबलेगा, और जैसे जैसे आप गहराई पर जाते हैं, गहराई पर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं। शिमला और माउंट एवरेस्ट दोनों ही कैसे हैं? हिल स्टेशन हैं, दोनों ही हिल स्टेशन हैं। और अगर हम पूरा बात करें, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो बीपी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। तो समय कहाँ ज़्यादा लगेगा? माउंट एवरेस्ट पे समय ज़्यादा लगेगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोलाइडी और विलियन क्रमशः कितने प्रकार के होते हैं? 8 और 7, 3 और 8, 8 और 9 या 9 और 8? आपको बताना है कोलाइडी और विलियन। हमने बहुत सारे देखा, हमारे पास जनरली जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था जो आप देखते हैं, एक तो हमारे पास होती है ठोस, दूसरे हमारे पास होती है द्रव,
और तीसरी हमारे पास होती है गैस। ये हमारे पास तीन अवस्थाएं हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि पदार्थ रहता है। ठीक है, जब हम कोलाइडी के किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी मिश्रण की बात करते हैं तो ये क्या है, मिक्सचर है। कोई गैस का गैस में मिक्सचर होगा, कोई गैस का ठोस में होगा, गैस का द्रव में होगा, द्रव का द्रव में होगा, द्रव का ठोस में होगा। कुछ इस प्रकार से मिक्सचर और विलयन है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो ठोस है, अब कैसे होगा, ठोस का ठोस में भी मिक्सचर होगा। ठीक है, उसके अलावा ठोस का द्रव होगा ना, और उसके अलावा ठोस का गैस में। क्लियर, ये तीन हुए। उसके अलावा द्रव का चलते हैं, द्रव का ठोस में मिक्सचर, द्रव का द्रव में मिक्सचर और द्रव का गैस में मिक्सचर। ठीक है, अब हमारे पास बचा है गैस। अब गैस का किस में मिक्सचर, गैस का ठोस में मिक्सचर, उसके अलावा गैस का द्रव में और गैस का गैस में। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पर तीन ये हुए, तीन ये हुए और तीन ये हुए, तीन तीन 6 और 3 9। तो ये तो सारे क्या है, मिक्सचर, यानी कि ये है विलयन। तो ध्यान रखिएगा, जो विलयन है वो तो होता है 9 प्रकार का, परंतु जब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे कोलाइडी की, तो कोलाइडी ध्यान रखिएगा, गैस का गैस में कोलाइडी नहीं होता है, गैस का गैस में जो कोलाइडी है वो नहीं होता है। इसी वजह से कोलाइडी कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा कि जो कोलाइडी है वो तो होते हैं 8 प्रकार के और जो विलयन है वो होते हैं 9 प्रकार के। तो सही आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, बस ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, मेहंदी का रचना भौतिक परिवर्तन है और श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन 2 प्रकार के आपके पास चेंजेस होते हैं। जब किसी नए पदार्थ का बनता है जिसके रासायनिक संगठन बिल्कुल अलग हो जाए, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि जो रासायनिक संगठन है वो सेम ही रहेगा, बस अवस्था बदल जाएगी, परंतु उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे आपके पास यहाँ पर ये क्या है, पानी है, आप इसको जमाएंगे यानी कि टेम्परेचर को कम किया तो यही पानी आपके पास क्या बन जाएगा, यही पानी आपके पास अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आइस बन जाएगा। परंतु आप देख रहे हैं यहाँ पे भी H2O था और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी H2O ही है, यानी कि रासायनिक संगठन तो समान है। तो ये जो परिवर्तन होता है इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और ये कैसा होता है, ये होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सेबल। ठीक है, रिवर्सेबल होगा। और ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि हम बर्फ को फिर से बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, दोनों ही दिशा में जो परिवर्तन चलते हैं उसे कहा जाता है उत्क्रमणीय। परंतु केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होगा, अगर कोई एक चीज बन गई है तो वो नई ही चीज होगी, उसका जो रासायनिक संगठन है वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे भोजन का पाचन होना, अगर आपने जो खाना खाया है उसका पाचन हो गया है, उसके बाद वो कुछ नई ही चीज बनेगी, वापिस से आप उससे खाना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। प्लांट जो है क्या करते हैं, CO2 लिया, ठीक है, पानी लिया और इन दोनों को मिलाकर क्या बना देते हैं, खुद के लिए खाना बनाएंगे। और जब खुद के लिए खाना बनाते हैं तो ये जो प्रोसीजर चलता है कुछ नया बनाना वहां पर, तो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। मेहंदी का रचना, मेहंदी जब रचती है तो क्या होगा, हाथ लाल हो जाते हैं, तो वो भी कैसा परिवर्तन है, तो ये भी एक आपका रासायनिक परिवर्तन है, कुछ नया बन रहा है, कुछ नया दिख रहा है और सूखने के बाद वो काली सी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका रासायनिक था। ये आपका कैसा था, ये आपका रासायनिक था। क्लियर।
श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल। अब श्वसन की बात करेंगे तो क्या होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। बेसिकली श्वसन या रेस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है कि उससे आपको एनर्जी मिलती है। हमारे पास खाना होता है जिसका नाम है ग्लूकोज, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिएगा, आपके पास जो खाना है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज इसके साथ जब ऑक्सीजन आती है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये आपका टूट जाता है CO2, H2O और बहुत सारी एनर्जी के अंदर, ऊर्जा के अंदर। तो इसी प्रोसीजर के जरिए आपको ऊर्जा मिलती है। तो ये भी कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही नहीं है। मेहंदी का रचना एक कैसा है, मेहंदी का रचना जो है ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। सही आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे प्लेन मिरर के बारे में कुछ पूछा गया है। क्या कहता है, प्लेन मिरर में बनने वाले जो इमेज के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। प्लेन मिरर मैंने आपको पहले भी हमारी पिछली क्लासेस में बताया है, यानी कि समतल दर्पण, आप जिसमें अपना फेस देखते हो ना, अपना पूरा आउटफिट देखते हो कि आप आज तैयार हुए हो तो कैसे लग रहे हो, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। अब आपने देखा होगा कि जब आप उसमें देखते हो तो जैसे आप हो वैसे ही आप दिखते हो, जितनी आपकी हाइट है उतना ही दिखता है, परंतु पार्श्व साइड चेंज हो जाते हैं। यानी कि आप, अगर आपका ये वाला हाथ है तो सामने आपका इमेज के अंदर दूसरा वाला हाथ दिखता है, मतलब कि पार्श्व चेंज हो जाएगा, साइड चेंज हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल। आप जब फोटो देखते हो तो आपको सीधी दिखती है ना शीशे में, ऐसा तो है नहीं कि उल्टे दिखते हो, नहीं, सीधा ही दिखता है ना, तो सही है। वास्तविक होता नहीं, जो भी इमेज आपका बनता है सीधा, वो कैसा होता है, आभासी। वो कैसा होता है, आभासी होता है, आप उसको छू नहीं सकते हैं, आभासी होगा। पार्श्व परिवर्तित होता है, बिल्कुल। हमारा ये वाला जो साइड है वो अपोजिट दिखता है, पार्श्व साइड चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, यानी कि अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो इमेज में भी आपको 5 फुट ही दिखेगी। अगर आपकी 6 फुट है तो 6 फुट ही दिखेगा। आपने जो जितना पहना हुआ है आपको उतना ही दिखेगा, जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो कौन कौन सा सही हुआ, पहला सही, तीसरा सही और चौथा सही। 1 3 4, 1 3 4, कौन सा, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता, यानी कि मैग्नीफाइंग या मैग्निफिकेशन पावर आपको बतानी है कितनी होती है। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं तो ये होता है इमेज बटा ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब बटा वस्तु। और हम ये जानते ही हैं कि जब हम बात करें कि यहाँ पर जितना भी इमेज बनता है, जितने यहाँ पर इमेज बनेगा, यानी कि जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, हाइट है, उतना ही सामने इमेज बनता है। जस्ट जैसा है वैसा ही बनता है, यहाँ पे सेम ही रहेगा। मान लीजिएगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब भी सेम है, वस्तु भी सेम है, तो इसका जो आपका मैग्नीफाइंग या मैग्निफिकेशन पावर जो है वो एक ही रहेगी, दोनों कट जाएंगे। मान लीजिएगा प्रतिबिंब की जो हाइट है वो कितनी है, 5 फीट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु जो है वो भी 5 फीट है, तो यहाँ पे कट कटा के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1 के बराबर होता है। कितना होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, असत्य कथन बताइए। मोटी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ताप बढ़ाने पे ध्वनि का वेग बढ़ता है, गैंडा अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, शुष्क वायु का घनत्व नम वायु के घनत्व से अधिक होता है। आपको गलत बताना है। आप यहाँ पे जानते हैं तारत्व, ठीक है, जो पिच होती है वो साउंड के बारीकपन से रिलेट करती है, यानी कि पिच अगर ज़्यादा होगा तो साउंड कैसी होगी, बारीक होगी, यानी कि पतली होगी। तो लड़कियों की जो पिच होती है वो ज़्यादा हाई होती है, अगर पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ कैसी होगी, आवाज़ वहाँ पर पतली होगी। आवाज़ कैसी होगी, पतली होगी। अगर पिच कैसा है, पिच वहाँ अगर कम है तो आवाज़ भारी होगी, ठीक है। मोटी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, नहीं, तारत्व कम होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत था। क्लियर। ताप बढ़ाने पे ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। गैंडा है, हाथी है, ये हमारे अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। 3 टाइप की ध्वनि होती है ना, अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक, ठीक है। इंफ्रासोनिक वो होगी 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है,
20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है उसे हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कौन सुन सकता है? गैंडा है, हाथी है, ये सब सुन सकते हैं। उसके अलावा शुष्क वायु का जो घनत्व है वो नम वायु के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका रहेगा। यहाँ पर असत्य पूछा था तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑडिबल रेंज हमारे क्या होते हैं जो हम सुन सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है ऑडिबल रेंज। ठीक है, ऑडिबल रेंज आपको बतानी है, वो रेंज जो आप सुन सकते हैं, ये आपको अपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि O817, यहाँ पर आपको बताना है कि इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी। इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? आपके पास ऑप्शन है 17, 0, 9, 8। यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम ये वाली जो चीजें होती हैं यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं, यही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, यही हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। क्लियर? और जो ये ऊपर होता है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये होता है एटॉमिक मास, जिसको आप परमाणु भार बोलते हैं। और उसके अलावा आप इसको बोल सकते हैं, इसको द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। क्लियर? एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, या न्यूक्लियॉन की संख्या भी कह सकते हैं। क्लियर? चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या पूछा गया है। 8 और 17 ऐसे हमें दिया गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। ध्यान रखिएगा, हम जनरली जाते सीधा क्या करेंगे, हम 8 टिक करेंगे और ये हमने टिक किया, और जो हमारा कॉपी चेक करने वाला होगा वो क्या करेगा, वो इसमें टक ऐसे कांटा लगा देगा। क्यों ऐसे लगाएगा? आपके मन में आ रहा होगा, वो इस वजह से लगाएगा, आपसे पूछा गया है नाभिक, और हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाभिक के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि नाभिक में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 0। 0 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r से प्रदर्शित की जाती है। बिल्कुल सही है। तो पृथ्वी की सतह का आपको यहाँ पे बताना है, पृथ्वी की सतह से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं है, यहाँ पे ना आपको ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी होगा ये, और आपको जी का यहाँ पे इन दोनों के बीच का रेशो बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जी बराबर क्या होता है, ग्रेविटी बराबर क्या होता है, जी m अपॉन में r² होता है। बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ पर जी और जी का रेशो पूछा गया है, तो देखिएगा जी और इसको अगर आप अपॉन में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m अपॉन में r² हो जाएगा। जैसे भी पूछ ले, अगर आप इधर जो ग्रेविटी है अगर उसका पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से कर देंगे और राइट आंसर आपका रहेगा m अपॉन में r²। ये जैसे एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स है। क्लियर? और ये गुरुत्वीय नियतांक होता है। ठीक है, जब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये सब चीजें आपने देखी होंगी। नेक्स्ट देखो, असंक्रामक रोग बता दीजिए, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बता दीजिए जो फैलती नहीं है। कैंसर, एड्स, अमीबियासिस या पोलियो। आप जब यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो डिजीज है कोई वायरस के थ्रू होने वाला है, कोई प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला है, और कोई आपका मतलब 2 वायरस के थ्रू है और एक प्रोटोजोनल डिजीज है। हमें ये चाहिए कि कोई ऐसी डिजीज है जो किसी से भी नहीं फैले, क्योंकि इन डिजीज को फैलाने का काम भी या तो कोई वायरस कर रहा है या कोई मक्खी मच्छर ऐसे कर रहा है। परंतु जब आप यहाँ पर कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर जो है ना, ये फैलता नहीं है, ना तो किसी मक्खी मच्छर से फैलेगा। बस अगर आपके बॉडी के अंदर जीन जो है म्यूटेट हो जाते हैं, सेल्स में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में कैंसर हो जाता है। क्लियर? बाकी जो डिजीज है, एड्स जैसे कि किससे होता है, वायरस के थ्रू होता है। अमीबियासिस जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो जो है ये भी वायरस के थ्रू होता है। तो कहीं ना कहीं फैल रहा है, किसी न किसी वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा फैल रहा है। उसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें हैजा है, टाइफाइड वगैरह है, तो ये भी सब चीजें कैसी हैं, बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से फैलती हैं। क्लियर? उसके अलावा जैसे कि कैंसर है, और अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर जैसे कि मोतियाबिंद वगैरह है, वो सब चीज़ें फैलती नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ना, जब आप इन ऑप्शंस को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना आंसर कीजिए। क्लियर?
नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे मैम टीबी वगैरह है वो तो फैलता है, वो भी फैलता है, सर्दी जुकाम वगैरह है ये तो टच में आने से फैल जाती है, बट ये चीज़ भी, इनको भी तो फैलाने का काम कोई ना कोई कर रहा है ना, इसी वजह से हमने इनको कम्युनिकेबल में रखा है, और यहाँ पर जो कैंसर है वो नॉन कम्युनिकेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, संयोजी ऊतक का उदाहरण बता दीजिए, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल बता दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने टिश्यू वाला आपको टॉपिक करवाया था, अगर आपने नहीं किया है तो जाकर देखें, हमने वहां पर पूरा कंप्लीट टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 4 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें एक है उपास्थि जिसको आप कार्टिलेज कहते हैं, उसके अलावा अस्थि यानी कि हड्डियां, उसके अलावा आपका है रक्त यानी कि खून, और फिर लास्ट आपका यहाँ पर आता है हाँ यस, वसीय ऊतक। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। यहां पर मैं लिख देती हूं कार्टिलेज, कार्टिलेज। क्लियर? यहां पर है बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू। इसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्लास के लास्ट में मैं यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इजीली देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो कि आपके बॉडी को, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़े, टिश्यूज को जोड़े आपस में, उसे ही तो हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उपास्थियां जो है हड्डियों को जोड़ने का काम करती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर आपको कार्टिलेज मिलेंगी, जॉइंट्स, हड्डियों के जॉइंट्स में आपको कार्टिलेज मिलेगी। उसके अलावा हड्डियां हम जानते हैं पूरे शरीर को जोड़ने का काम करती हैं, पूरे बॉडी का निर्माण करती हैं, कंकाल बनाती हैं। ब्लड की बात करते हैं, आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और एक फ्लूइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। वसीय ऊतक की बात करेंगे तो यहाँ पर ही हमारी जो फैट है वो स्टोर होती है। क्लियर? तो ये सारी बातें अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्या होगा यदि किसी मानव के नर जनन तंत्र से युवा अवस्था में प्रोस्टेट ग्रंथि को हटा दिया जाए? शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, शुक्राणुओं का पोषण नहीं होगा, शुक्राणुओं का निर्माण अधिक होगा, या फिर स्पर्म का निर्माण कम होगा। प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है आपने बहुत बार सुना भी होगा, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह जो पुरुषों में देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जो ग्रंथि है ना, वो एक ऐसे पदार्थ को स्रावित करती है, और ये जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या काम करता है, स्पर्म को ना पोषण देने का काम करता है। पोषण की बात कर लीजिए, या फिर एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, और जिसके जरिए जो स्पर्म है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। और अगर पोषण नहीं होगा, अगर प्रोस्टेट ग्रंथि निकाल दी जाएगी तो वो जो पदार्थ है वो स्रावित नहीं होगा, लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा, स्पर्म आगे तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि पोषण नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कोई इंसान ढीला ढाला सा होता है, जब उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ऐसा ही सेम एज इट इज इसके साथ होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं शुक्राणुओं का पोषण नहीं होगा। क्लियर? बनेंगे सही, बट उनको अच्छे से प्रॉपरली उनको एक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर एस्ट्रोजन। आपसे पूछा गया है कौन सा प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन एक्चुअली क्या काम करते हैं? प्लांट हार्मोन जस्ट एक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। प्लांट में ग्रोथ होना, या अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको रोक देना, कहाँ पर फलों को पकाना है, फूलों को बड़ा करना है, वो सारी चीज़ें जो है ये प्लांट हार्मोन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी तो है ना हार्मोन्स, क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट करना, और कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट हार्मोन है। उसके अलावा ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये भी हमारे कुछ प्लांट हार्मोन ही हैं। नेक्स्ट देखो, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बता दीजिएगा। कुछ हमारी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे बॉडी में लगभग 3 टाइप की ग्रंथियां हैं। वैसे तो 2 हैं, एक तो है अंतःस्रावी जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और दूसरी होती है बहिस्रावी जो किसी भी एंजाइम या किसी जूस को स्रावित करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को स्रावित करेंगी, और इनमें जो हमारी सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि। वैसे तो आपका जो आंसर में ना, मतलब पीयूष अगर दिया जाता है, पीयूष ग्रंथि ही मोस्टली दिया जाता है, परंतु ध्यान रखिएगा पीयूष से भी सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है पीनियल। माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सबसे छोटी पीनियल है, उसके बाद नंबर आता है पीयूष का। बट जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना एग्जाम में, तो उसमें दोनों साथ में नहीं थी, सिर्फ पीयूष ही थी। तो आप क्या कर सकते हैं, पीयूष कर सकते हैं। दोनों साथ में है तो पीनियल कर दीजिएगा, और अगर इंडिविजुअली ऐसे पूछा जाता है तो जो भी ऑप्शन में है आप उसे टिक कर सकते हैं। क्लियर? लारी ग्रंथि जो है ये आपके बहिस्रावी है।
क्लियर? थायराइड जो है यह आपकी अंतःस्रावी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और पैराथायराइड जो है ये थायराइड के ही जस्ट पीछे होती है। क्लियर? तो ये भी मैंने आपको टॉपिक करवाया हुआ है बहुत अच्छे से, अगर आपने इसको नहीं किया है तो जल्दी से जाके देखें। अगर आप अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं ना कि साइंस में बेस क्लियर हो, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें जीरो से पढ़नी है, तो आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ करते हैं वो पूरा बेसिक से करते हैं, यानी कि जीरो से हीरो वाली साइंस। ठीक है, तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आई होप आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।